लेक्चर नंबर 47 पार्ट 1 इंड एस 116 लीज अकाउंटिंग। ओके, हम लोग लेसी का अकाउंटिंग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो एक समरी कर देते हैं। लेसी का जो अकाउंटिंग होता है वो हम लोग उसका 4 टाइप का लेसी का अकाउंटिंग पढ़े हैं। एक बेसिक अकाउंटिंग से पहले लेसी का जो अकाउंटिंग होता है उसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि उसको ऑपरेटिंग लीज की तरह अकाउंट करें या फिनेंस लीज की तरह अकाउंट करें। हम लोगों को उसको स्ट्रेट एक सिंगल अकाउंटिंग मेथड दिया हुआ है, उस अकाउंटिंग मेथड से तुमको अकाउंटिंग करना होगा। लेसी के बुक्स में क्या लिखना होगा, जो हम लोग पहले गलती बदमाशी कर रहा था सब जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में थे, कि सब उसमें एसेट नहीं दिखा रहा था और लायबिलिटी नहीं दिखा रहा था। तो सिंगल अकाउंटिंग में क्या करते हैं, इंडेस क्या बोलता है कि लेसी को सिर्फ एक कंपलसरी लेसी को एक ही मेथड दिया गया है, कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। उस मेथड में उसको एसेट को बुक करना है और लायबिलिटी को बुक करना है, ROU to LL करना है। ठीक है, ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। तो हम लोग जो अभी लेसी का जितने भी अकाउंटिंग पढ़े हैं, 4 टाइप का अकाउंटिंग पढ़े हैं। उसमें पहला था बेसिक वाला, कि बेसिक वाला का जो क्वेश्चन रहता है उसमें कुछ नहीं करना होता है। Day 1 अकाउंटिंग ROU to LL प्रेजेंट वैल्यू पे, और उसके बाद LL का LAT बना के तुम ईयर रेंट पे सब करते चले जाओ, इंटरेस्ट बुक और पेमेंट और ROU का डिप्रिसिएट। ये बेसिक क्वेश्चन। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है, वेरिएबल लीज पेमेंट का क्वेश्चन, जिसमें या तो इंडेक्स जैसे कि CPI दिया हुआ है या फिर तुम्हारा लिबोर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। जब वो वाला क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास तो तुमको 4 स्टेप में अकाउंटिंग करना होता है। Day 1 बिफोर रीमेजरमेंट, ROU और LL का वैल्यू, उसके बाद चेंजेस इन लीज लायबिलिटी, ओल्ड लायबिलिटी वर्सेस न्यू लायबिलिटी निकालोगे एट द रेट न्यू डिस्काउंट रेट। इफ इन केस अगर जो रीमेजरमेंट हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन टर्म, अगर चेंज इन पेमेंट की वजह से अगर रीमेजरमेंट हो रहा है तो हम लोग नया लीज लायबिलिटी को भी ओल्ड डिस्काउंट रेट पे निकालेंगे। ठीक, उसके बाद चौथा नंबर पे आता है आफ्टर रीमेजरमेंट। Day 1 बिफोर रीमेजरमेंट, उसके बाद चेंज इन लीज लायबिलिटी और आफ्टर रीमेजरमेंट। ठीक है, ये है कब, जब VLP का क्वेश्चन है, वेरिएबल लीज पेमेंट का। अब अगर क्वेश्चन आता है मॉडिफिकेशन का, तो मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो वो 3 स्टेप में बनता है। Day 1 मॉडिफिकेशन नंबर 1, मॉडिफिकेशन नंबर 2। Day 1 अकाउंटिंग ROU to LL नॉर्मल, मॉडिफिकेशन नंबर 1 हर वक्त होगा डी रिकग्निशन का। ठीक है, डी रिकग्निशन का अगर मॉडिफिकेशन नंबर 1 डी रिकग्निशन है। डी रिकग्निशन का मतलब क्या होता है, या तो टर्म कम हो रहा है या फिर तुम्हारा एरिया कम हो रहा है। PTA में T कम हो रहा है, A कम हो रहा है। T और A कम होता है तो हम लोग दूसरा मेथड यूज करते हैं, जो ये मेथड है। ठीक है, तो इसका तो ये 1 है, ये 2.1 क्या बोलता है, बिफोर मॉडिफिकेशन नंबर 1। 2.2 डी रिकग्निशन का अकाउंटिंग और डी रिकग्निशन का अमाउंट, डी रिकग्निशन का अमाउंट और डी रिकग्निशन का अकाउंटिंग। अमाउंट हम लोग निकालते हैं कि कितना डी रिकग्नाइज करना है, उसका अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, और उस अमाउंट का फिर अकाउंटिंग करते हैं। और 2.3 क्या बोलता है, 2.3 बोलता है आफ्टर मॉडिफिकेशन नंबर 1। ठीक है, 1 2 3 मॉडिफिकेशन नंबर 2 बोलता है उसका भी 3 स्टेप। पहला बिफोर मॉडिफिकेशन नंबर 2, दैट इज आफ्टर मॉडिफिकेशन नंबर 1। फिर 3.2 बोलता है चेंजेस इन लीज लायबिलिटी, और 3.3 बोलता है आफ्टर लीज लायबिलिटी, आफ्टर मॉडिफिकेशन। ठीक, तो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन था बेसिक, दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन था रीमेजरमेंट VLP का, तीसरा मॉडिफिकेशन का, चौथा हम लोग जस्ट पढ़े थे पिछले वीडियो में, वो था फॉरेन वाला। तो फॉरेन वाला भी Day 1 करके करना होता है। सारा का सारा क्वेश्चन पहले LAT और प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं हम लोग अथी में, क्या कहते हैं, USD डॉलर, जो फॉरेन का जो करेंसी है उसमें। उसके बाद जो करेंसी एक्सचेंज रेट होता है उस हिसाब से उसको सब मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो ये लेसी का अकाउंटिंग का सारा बात था। पूरे बुक में 7-8 को क्वेश्चन है, तो उसको बना लेना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वाला लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेसर अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे लेसी को हम लोग मैंडेटरी किए हुए थे इंड एस में कि सिंगल अकाउंटिंग करना है, वैसे लेसर को नहीं बोले हैं। लेसर अभी भी ऑपरेटिंग लीज या फिनेंस लीज दोनों में से कोई एक चूज कर सकता है। ठीक है, उसको कोई रुकावट नहीं दिया गया है। ठीक है, ओके, चलो क्लीन। हम लोग तो लेसर जब चाहेगा तो इसको ऑपरेटिंग कर सकता है, फाइनेंशियल लीज बना सकता है।
लेकिन ऐसा नहीं है, उसके लिए कुछ कंडीशन फुलफिल करना होता है। 5 कंडीशन, अगर इसमें से कोई एक भी अगर फुलफिल हो गया ना तो उसको फिनेंस लीज की तरह क्लासीफाई करना पड़ेगा, लेसर को। क्या है भाई? कौन सा कंडीशन है? 5 कंडीशन है। अगर पहला कंडीशन, अगर हम ओनरशिप ट्रांसफ़र करने हैं, जो भी लीज, जो भी एसेट है, जो लीज पे दे रहे हैं हम लोग, कोई एसेट को लीज पे दे रहे हैं हम लोग, लेसर है, और लास्ट में ये जो एसेट है उसका ओनरशिप हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये फिनेंस लीज हो जाएगा। सेकेंड, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एलआईसी को एक ऑप्शन दे रहे हैं परचेज करने का, और हमारे पास सर्टेनिटी है कि वो परचेज करेगा, तब भी वो फिनेंस लीज बनेगा। जो एसेट का इकोनॉमिक लाइफ है उसका सब्सटैंशियल पार्ट हम लोग लीज में दे रहे हैं, लाइक इकोनॉमिक लाइफ उसका एसेट का 10 साल है, हम लोग लीज पे दे दिए 9 साल के लिए, तब भी उसको फिनेंशियल लीज मानेंगे। चौथा, जो एसेट जो लीज पे दिए हैं उससे जो रेंट आने वाला है, लीज रेंट जो आने वाला है उसको हमको, वो अगला 10 साल में, जो हर साल आता जाएगा 10 साल के लिए, तो ये 10 साल का प्रेजेंट वैल्यू निकालो। अगर वो प्रेजेंट वैल्यू वो सब्सटैंशियल है टू दी फेयर वैल्यू, अगर एसेट का फेयर वैल्यू 5 लाख रुपया है, ठीक है, और हर साल तुम 50,000 रुपया तुमको रेंट पे मिलने वाला है, तो ये पूरा 50,000 का तुम 50,000 जो 10 साल मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, तो पता चला वो तुम्हारा हो रहा है 4.5 लाख रुपया। तो 5 लाख फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू 4.5 लाख रुपया, तो ये सब सब्सटैंशियल हो गया, तो तब भी उसको फिनेंस लीज मानेंगे, ठीक है। और 5वां, अगर जो हम लोग एसेट लीज पे दे रहे हैं स्पेशली कस्टमाइज करके दिए हुए हैं हम लोग उस लेसी के लिए, तो भी ये फिनेंस लीज है, ठीक है। ये 5 में से कोई एक भी अगर फुलफिल हो जाता है तो हम लोगों को लीज को एज अ फिनेंस लीज क्लासीफाई करना होगा, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। इसमें जो हम बात बोले कि लीज टर्म अगर सब्सटैंशियल है इकोनॉमिक लाइफ का, या फिर लीज का जो पेमेंट का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो सब्सटैंशियल है फेयर वैल्यू का, तो हम लोग फेयर तब मानेंगे फिनेंस लीज। लेकिन सब्सटैंशियल का मतलब क्या है मेरे भाई? डिपेंड करता है। अगर हम लोग लीज टर्म का बात कर रहे हैं तो उसमें अगर 75% ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ सब्सटैंशियल होगा 75%, और अगर लीज पेमेंट का बात कर रहे हैं तो वो है 90%। लीज पेमेंट के लिए सब्सटैंशियल 90% है और लीज टर्म के लिए सब्सटैंशियल 75% है, ठीक है। ओके, वेरी गुड, आ गया समझ में। अब हम लोग कुछ अथी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? नए कॉन्सेप्ट, नए टर्मिनोलॉजी। जीआरवी पता है तुमको क्या है? जीआरवी का फुल फॉर्म होता है गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। अब जीआरवी से पढ़ने से पहले रेसिडुअल वैल्यू तुम समझो। रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है? रेसिडुअल वैल्यू का मतलब होता है स्क्रैप, कि अगर आज हम खरीदे हैं 1 करोड़ में, तो 5 साल के बाद उसको, जब वो उसका कोई काम नहीं होगा तो उसको हम 6 लाख में बेच सकते हैं, तो हमारा रेसिडुअल वैल्यू क्या है? 6 लाख रुपया। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि हमको पूरा 6 लाख मिलेगा ही मिलेगा 10 साल के बाद। हो सकता है हमको 3 लाख मिले, हो सकता है हमको कुछ भी नहीं मिले। तो एक अमाउंट हम लोग लेते हैं जीआरवी, इसको कहते हैं गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। मतलब 6 लाख में से गारंटीड है कि 4 लाख तो आएगा ही आएगा, बिना कोई कन्फ्यूजन के। तो जो 4 लाख है उसको कहते हैं गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। लेकिन 6 लाख में से जो 2 लाख का कन्फ्यूजन है उसको कहते हैं यूजीआरवी। यूजीआरवी का मतलब क्या होता है? अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। 6 लाख टोटल रेसिडुअल वैल्यू है, जिसमें से गारंटीड है कि 4 लाख आएगा, तो उसको जीआरवी बोलेंगे। 2 लाख का जो नॉट गारंटी है उसको यूजीआरवी बोलते हैं, ठीक है। ओके, वेरी गुड, आ गया समझ में। अब एक टर्मिनोलॉजी आता है, उसको कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है लीज रेंट प्लस यूजीआरवी। लीज रेंट प्लस यूजीआरवी। और हर वक्त याद रखना कि जो लीज रेंट होता है उसमें जीआरवी एडेड होता है, हर वक्त इंक्लूडेड होता है। मतलब अगर सही फॉर्मूला देखा जाए तो जो भी लीज रेंट आ रहा है हर साल जो लीज रेंट हमको आएगा, हम तो लेसर है, लेसर काउंटिंग हो रहा है, तो हर साल जो लीज रेंट आ रहा है वो, प्लस जो जीआरवी है जो गारंटीड है वो, प्लस यूजीआरवी जो अनगारंटीड है वो, जब तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो उसको कहेंगे हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आज 50,000, अगला दिन 50,000, मतलब आज 50,000, अगला साल 50,000, 50,000, 50,000, 10 साल तक 50,000, और 10th ईयर में गारंटीड है कि 2 लाख आएगा, और उसके बाद अनगारंटीड है कि 1 लाख आएगा, तो टोटल 2 + 1 3 लाख, और 50, 50, 50, 50, 50 10 साल तक, मतलब 5 लाख। 5 लाख प्लस 3 लाख 8 लाख रुपया तुम्हारा हो गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आता है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मतलब हम लोग जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकाले वो क्या निकाले?
वो निकाले 50,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000, करते करते हो गया 5 लाख, और उसके बाद जो लास्ट में मिल रहा है 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, तो पूरा 8 लाख। लेकिन ये जो 8 लाख है उसको हमको डे वन तो नहीं मिल रहा है, डे वन तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा ना। तो हम लोग तो जब ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकाले तो प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, प्रेजेंट वैल्यू जब निकालोगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का तो उसको कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दिमाग में याद रखना, जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो प्रेजेंट वैल्यू उसमें नहीं होता है, और नेट इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू ही होता है। तो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। ठीक है, ओके। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है अनअर्न्ड फाइनेंस लीज। अनअर्न्ड फाइनेंस लीज का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब विदाउट प्रेजेंट वैल्यू, और क्या उसको कहते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट मतलब विथ प्रेजेंट वैल्यू। तो विदाउट प्रेजेंट वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू वाला को माइनस कर दोगे तो जो वैल्यू आएगा उसको कहते हैं अर्न्ड फाइनेंस इनकम। ये हम लोग क्यों निकालते हैं, या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्यों निकालते हैं, या नेट इन्वेस्टमेंट क्यों निकालते हैं, बताते हैं। एक बात बताओ कि जब छोड़ो, पहले हम लोग ऑपरेटिंग लीज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ऑपरेटिंग लीज का अकाउंटिंग क्या करते हैं, उसमें क्या हम लोग एसेट अपना दे देते हैं लेसी को कि तुम अकाउंट करो, हम अपने बुक से डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं? नहीं करते हैं। उसमें तो उसको नॉर्मल रेंट अग्रीमेंट की तरह मानते हैं कि जब हमको रेंट आएगा हम अपने बुक्स में लिख देंगे, और अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे अपने बुक्स में इनकम उसको दिखाते जाएंगे, और डेप्रिसिएशन भी हम चार्ज करेंगे, भले एसेट उसके पास है लेकिन डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, लेसर है हम। ये कब होगा? ये ऑपरेटिंग लीज में। लेकिन जब फिनेंस लीज आता है उसमें हम लोग एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं कि टू पीपी चला गया, और पीपी अगर चला जाता है, क्यों गया है? क्योंकि उससे हमको पेमेंट आएगा, अभी नहीं आएगा तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू पीपी नहीं लिख सकते हैं, हमको रिसीवेबल अकाउंट डेबिट या डेटर्स अकाउंट डेबिट करना होगा, क्योंकि हमको बाद में पैसा आएगा। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू पीपी करेंगे। परफेक्ट। ये फिनेंस लीज में है कि जब हम अपना फिनेंस लीज में मतलब एसेट हम लोग उसको दे दिए, ट्रू, तो डेप्रिसिएशन वो क्लेम करेगा, हम सिर्फ अपना जो एलएटी से जो मेरा इंटरेस्ट आने वाला है सिर्फ हम उसका अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो जब लिखेंगे तुम्हारा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू पीपीई, या फिर जब हम लोग लिखते थे, क्या याद होगा तुमको, आरओयूए अकाउंट डेबिट टू एलएल, मतलब वो तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो जो अमाउंट लिखते थे हम लोग एलएल का, वो क्या होता था, वो प्रेजेंट वैल्यू होता था, जो भी कैश फ्लो लेसी देगा। ट्रू, परफेक्ट। तो वो लायबिलिटी अपने बुक्स में क्रिएट करता था, क्योंकि उसको डे वन पैसा नहीं देना है, उसको बाद में देते जाना है, तो लेसी के बुक्स में। लेकिन हम तो लेसर है तो हम अपने बुक्स में लिखे हैं डेटर, हमको डे वन पैसा नहीं आएगा, बाद में पैसा आएगा। तो जो डेटर का अमाउंट होगा वो भी प्रेजेंट वैल्यू होगा। ओके, याद करो, जब आरओयू टू एलएल करते थे तो एलएल का वैल्यू हम लोग निकालते थे प्रेजेंट वैल्यू पे, लेकिन आरओयू का वैल्यू आरओयू का जो वैल्यू होता था वो प्रेजेंट वैल्यू प्लस कमेंसमेंट से पहले का जो चीज़ रहता था उसको ऐड करते थे। तो आरओयू और एलएल के वैल्यू में कभी कभी डिफरेंस आता था, डिफरेंस हम लोग पीएल में भेजते थे, समझ में? वैसे यहाँ पे है क्या कि जब वो तो ई लेसी के अकाउंट व्यू से था, हम लोग लेसर हैं, तो लेसर के लिए क्या हम लोग डेटर अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, एसेट बना रहे हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू पीपी जा रहा है। जो कोई भी बुक्स हमारे बुक से कोई भी एसेट अगर डी रिकॉग्नाइज होता है तो उसको कैरिंग अमाउंट पे लिखते हैं, तो पीपी तो कैरिंग अमाउंट पे जाएगा। लेकिन जो हमारा एसेट क्रिएट कर रहे हैं, डेटर अकाउंट जो क्रिएट कर रहे हैं, वो प्रेजेंट वैल्यू पे आएगा। तो हो सकता है कि प्रेजेंट वैल्यू और ये जो कैरिंग वैल्यू दोनों में डिफरेंस है, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो भी पीएल में जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो एसेट अकाउंट डेबिट, तुम डेटर अकाउंट डेबिट कर दिए प्रेजेंट वैल्यू से। तो जब प्रेजेंट वैल्यू से तुम डेबिट करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू तुमको निकालना होगा कैश फ्लो का। तो कैश फ्लो तो तुम्हारे पास है कि हमको इतना इतना इंटरेस्ट मिलने वाला है और ईयर एंड पे इतना जीआरवी मिलने वाला है। ट्रू, हो सकता है कि यूजीआरवी भी मिलता है। ट्रू, तो ये सब तो हमारा हर साल तो वो कैश फ्लो पता चल गया कि पहला साल 50,000, दूसरा साल 50,000, तीसरा साल 50,000 और लास्ट में ऐसे। तो ये तो कैश फ्लो है, लेकिन इसका तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा। तो जो प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे डिस्काउंट रेट से, तो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा उसको कहेंगे हम लोग नेट इनकम। नेट इनकम बोल रहे, नेट इन्वेस्टमेंट। जब तुम कैश फ्लो का टेबल बनाया तो वो तुम्हारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, सबको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्यों आएगा? क्योंकि लीज रेंट जो भी आया वो, प्लस जो जीआरवी है लास्ट ईयर में, प्लस यूजीआरवी है लास्ट ईयर में, सबको ऐड कर दोगे तो दैट इज योर तुम्हारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जब इसी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल दोगे तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, और नेट इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट होता है वही तुम्हारा लिखाता है तुम्हारा डेटर या फिर रिसीवेबल अकाउंट डेबिट नेट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। टू पीपी जाता है कैरिंग अमाउंट। ठीक है, दोनों का डिफरेंस पीएल में जाता है।
तो तुमको समझ में आया कि नेट इन्वेस्टमेंट का क्या होता है। नेट इन्वेस्टमेंट क्यों निकालते हैं, क्योंकि हम लोगों को रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, जो डेबिटेड अकाउंट डेबिट है उसका अमाउंट निकालने के लिए, वो नेट इन्वेस्टमेंट का है। समझ में आ गया। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का क्या वैल्यू है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो अगर एक बार निकल गया तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया, ओके। तीसरा जो कॉन्सेप्ट था अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, जो कर रहे थे हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, वो क्यों किए थे, वो इसलिए किए थे मेरे भाई। एक बात बताओ, 8 लाख हमको 10 साल में मिलेगा, 8 लाख हमको 10 साल में मिलेगा, लेकिन इसी 8 लाख का प्रेजेंट वैल्यू है आज 6 लाख रुपया। तो जो 2 लाख का डिफरेंस वो क्यों आया है, क्योंकि हर साल हम लोग इंटरेस्ट अनवाइंड करते हैं। डे 1 6 लाख है, लेकिन अगला साल 6.3 लाख, 6.6 लाख, 6.9 लाख, ऐसे करते करते हम लोग उसको 8 लाख पे ले जाएंगे। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो क्यों है, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट है बीच में, इंटरेस्ट अनवाइंड करते जा रहे हैं। तो ये जो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम है दैट इज नथिंग बट इंटरेस्ट का पार्ट। आ गया समझ में, चलो परफेक्ट। इसको लेके है इलस्ट्रेशन नंबर 38 बुक में, अपने कॉपी में, तो वो क्वेश्चन निकालो। अच्छा, वो क्वेश्चन निकालने से पहले एक एग्जांपल देख लो। एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 54। लीज रेंट है 10 लाख पर एनम, लीज रेंट 10 लाख पर एनम है, इसमें जीआरवी एडेड नहीं है। हम क्या बोले थे, जनरली लीज रेंट में जीआरवी एडेड होता है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोला है एक्सक्लूडिंग जीआरवी। लीज का टर्म है 5 साल, रेसिडुअल वैल्यू है 1 लाख, जीआरवी है 80,000, यू जीआरवी है 20,000। अगर रेसिडुअल वैल्यू 80,000, रेसिडुअल वैल्यू अगर 1 लाख है और जीआरवी 80,000 है, तो यू जीआरवी ऑन गारंटीड कितना हुआ, 20,000, वही दिया हुआ है। डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% और पीपीई का कैरिंग अमाउंट है 45 लाख। बोल रहा है कि लेसर के बुक्स में डे 1 का अकाउंटिंग करो और ईयर एंड का अकाउंटिंग करो। ठीक है, तो डे 1 का अकाउंटिंग कैसे होगा, डेटर या रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीपी, पीपी जाएगा कैरिंग अमाउंट पे, कैरिंग अमाउंट दिया हुआ 45 लाख। ठीक है, लेकिन जो डेटर या रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा वो अमाउंट जो आएगा वो क्या होगा, वो प्रेजेंट वैल्यू होगा ऑफ कैश फ्लोज, और इसको हम लोग बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालो, तो जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालोगे तो पता चला वो 51 लाख है। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, लीज रेंट प्लस जीआरवी प्लस यू जीआरवी कर दो तो वो तुम्हारा आ जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, और यही नेट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तुम्हारा चला जाएगा डेटर या रिसीवेबल अकाउंट डेबिट वाला में। ठीक है, तुम्हारा डेटर तो हो गया 38 लाख का, लेकिन पीपी 45 लाख का, फिर डिफरेंस आ गया, तो क्या बोले, अगर डिफरेंस आएगा तो कहाँ जाएगा, पीएल में चला गया, पीएल में। डे 1 अकाउंटिंग हो गया। ईयर एंड अकाउंटिंग करने के लिए क्या बनाना होगा, आरओयू को जो भी डेटर है, तुम्हारा डेटर जो है या रिसीवेबल जो बनाया हो वो तुम्हारा फिनेंशियल एसेट की तरह है, तो उसका बनाओगे तुम एलएटी। और टू पीपी तो जब चाह चुका है तो कोई डेप्रिसिएशन से कोई मतलब ही नहीं है, तो एलएटी बनाओ। तुम जब एलएटी बनाओगे तो वैसे ही बन जाएगा, लो नॉर्मल इजी पीजी बना करके बना लो, बात ख़त्म। और तुमको जो बोले थे कि अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम जो है वो कुछ और नहीं, वो सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट है। तो जब तुम चेक करोगे ना, इंटरेस्ट रिसीवेबल का जो हम कॉलम बनाए हैं वर्किंग नोट 4 में, वो सारा इंटरेस्ट अगर ऐड करोगे तो डैट विल बी इक्वल टू 12,47,000 ओनली, करके देख लेना। ठीक है, परफेक्ट, ये एग्जाम्पल हो गया। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 38। इलस्ट्रेशन नंबर 38 में क्या बोला हुआ है कि, एक मिनट, जो है पेज नंबर 27.24 पे, डीलर लेसर कॉन्ट्रैक्ट है ये। ठीक है, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इक्विपमेंट हम लोग इक्विपमेंट लीज पे दे रहे हैं, लेकिन जो इक्विपमेंट है उसको स्पेशली मॉडिफाई हम लोग नहीं किए हैं लेसी के लिए। ठीक है, ओके। लेसर रिसीव करता है, जो लेसर है उसको 15,000 का रेंट मिल रहा है हर साल के एंड पे 10 साल तक। लेसर एक्सपेक्ट करता है कि रेसिडुअल वैल्यू होगा 50,000 रुपया। लेसर प्रोवाइड करता है रेसिडुअल गारंटी, रेसिडुअल वैल्यू 30,000 रुपया। 50,000 रेसिडुअल वैल्यू है लेकिन गारंटी 30,000 का है, तो अनगारंटीड कितना हो गया, 20,000। इक्विपमेंट का एस्टिमेटेड रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ 15 साल है, उसका लाइफ 15 साल है। ठीक है, जिसका कैरिंग अमाउंट है 1 लाख और फेयर वैल्यू है 1,10,000। ठीक है, लीज जो लीज है उसमें हम ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगा, ओके, और ना ही हम लोग लेसी को ऑप्शन दे रहे कि तुम परचेज करो। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट डिस्काउंटिंग फैक्टर 10.078% है। हाउ शुड लेसर अकाउंट फॉर द सेम,
ये जो क्वेश्चन है तुमको क्या लगता है, फिनेंस लीज का है कि ऑपरेटिंग लीज का है? लेसर के बुक्स में करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो ऑपरेटिंग या फिनेंस। लेकिन ये फिनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है कैसे पता चलेगा? वो 5 कंडीशन है, 5 कंडीशन चेक करो, अगर एक भी हो गया सेटिस्फाई तो फाइनेंशियल लीज, नहीं हुआ तो ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन ये था कि हम लोग ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिनेंस लीज है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है, फिनेंस लीज नहीं है। सेकंड कि इकोनॉमिक लाइफ, सेकंड कि हम लोग परचेज का ऑप्शन दे रहे हैं लेकिन इसमें परचेज का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, फिर से फिनेंस लीज नहीं हुआ। थर्ड पॉइंट ये था कि जो लीज का जो टाइम है दैट इज सब्सटैंशियल ओवर द जो इक्विपमेंट लीज पे दिया है उसका लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ 15 साल है और लीज है 10 साल का, तो क्या सब्सटैंशियल हुआ? सब्सटैंशियल तब कहते थे जब लीज टर्म 75% होता है इकोनॉमिक लाइफ के, तो 10 साल अपन 15 साल करोगे तो 66% आएगा, तो 75% से कम है तो सब्सटैंशियल नहीं हुआ, तो ठीक है फिर से फिनेंस लीज नहीं हुआ। चौथा पॉइंट क्या बोलता था कि जो हमारा लीज का जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो लीज रेंट हमको मिलने वाला है उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है, क्या वो सब्सटैंशियल है आपका अति से फेयर वैल्यू से कैरिंग वैल्यू से नहीं चेक करते हैं हम लोग, प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर नहीं करते हैं हम लोग, फेयर वैल्यू को कंपेयर करते हैं आपका प्रेजेंट वैल्यू से। तो जब प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे लीज का तो तुमको पता चलेगा, तब तुम निकालोगे तो तुमको पता चलेगा कि वो सब्सटैंशियल है, मतलब 90% से ऊपर है। जब अगर टर्म का बात करेंगे तो 75% सब्सटैंशियल है, और अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज का बात करोगे लीज रेंट का तो 90% सब्सटैंशियल होता है। ठीक है, तो फोर्थ वाला जब पॉइंट करोगे तो पता चल जाएगा तुमको, आंसर पता चल जाएगा कि ये सब्सटैंशियल है और इसको फिनेंस लीज मानेंगे। ये तो तब पता चलेगा जब वर्किंग करोगे, इसीलिए हम बनाए हुए इसलिए बता दिए। फिफ्थ पॉइंट क्या था कि अगर कस्टमाइज किया है स्पेशली लेसी के लिए तब उसको फिनेंस लीज मानेंगे, स्पेशली कस्टमाइज नहीं किया है। तो ये पांचों पॉइंट में से सिर्फ चौथा पॉइंट होगा जहाँ पे वो सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे हम लोग चेक करेंगे? तो जब तुम प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे लीज रेंट का, तब तुम क्या करोगे, लीज रेंट का जब प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तब पता चलेगा कि क्या वो सब्सटैंशियल है कि नहीं। लीज रेंट का मतलब क्या होता है, जो लीज रेंट है वो प्लस जीआरबी, क्योंकि वो तो श्योर होता है जीआरबी, और हम पहले भी अभी बोले हुए थे कि लीज रेंट ऑलवेज इंक्लूड्स जीआरबी, इट डजंट इंक्लूड यूजीआरबी। इसीलिए जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू निकालते हैं तो उसको कहते हैं लीज रेंट प्लस यूजीआरबी। पहले से ये इम्प्लिसिट होता है कि लीज रेंट में जीआरबी एडेड है। ठीक है, तो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखो रेड पेंसिल से भी लिखे हैं, एलपी लीज पेमेंट का पीवी के नीचे पेंसिल से लिख दिए लीज पेमेंट इंक्लूड्स जीआरबी नॉट यूजीआरबी। तो जब प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो लीज पेमेंट का, ये कंपेयर करने थी क्या उसको साथ कंपेयर करने के लिए फेयर वैल्यू से, तो तुमको लीज रेंट जो हर साल 15,000 जा रहा है प्लस जो जीआरबी है वो दोनों का प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा। तो जब प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो पता चलेगा कि 1,03,000 आ रहा है, फेयर वैल्यू 1,10,000 है, फेयर वैल्यू 1,10,000 है, सॉरी 1,11,000 फेयर वैल्यू है, और तुम निकाल रहे हो प्रेजेंट वैल्यू 1,03,000। 1,03,000 अपन 1,11,000 करोगे तो 93% आता है, डेट इज मोर देन 90%, तो ये सब्सटैंशियल हो गया। अभी हम लोग कंपेयर किसी की फेयर वैल्यू से, कैरिंग वैल्यू से नहीं, ठीक है याद रखना। तो सब्सटैंशियल हो गया तो ये फिनेंस लीज है। फिनेंस लीज है तो क्या करना होगा, डे वन अकाउंटिंग, डेटेड अकाउंट या रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीपी। पीपी जाता है कैरिंग वैल्यू पे, कैरिंग वैल्यू 1,00,000 लिख दो, लेकिन जो डेटेड या रिसीवेबल अकाउंट है उसका अमाउंट होगा प्रेजेंट वैल्यू, या फिर उसको कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है तुम्हारा लीज रेंट डेट इंक्लूड्स जीआरबी प्लस यूजीआरबी। तो जीआरबी प्लस यूजीआरबी निकाल दो तो वो तुमको पता चल जाएगा, वो तुम्हारा हो रहा है सम कुछ अमाउंट होगा, ठीक है, उसका तुम प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। तो जब प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो तुमको पता चलेगा कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या है। तो नेट इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा कितना, 1,10,000 समथिंग, लेकिन पीपी का कैरिंग वैल्यू तो 1,00,000 है, तो डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस तुम पीएनएल में भेज दो, हो गया। ओके परफेक्ट, डे वन अकाउंटिंग कर दिए। ईयर एंड अकाउंटिंग करने के लिए एलएटी बनाना होगा। जो हमारा डेटर है, जो डेटर एसेट किए हैं वो हमारा फिनेंशियल एसेट है, फिनेंशियल एसेट को तुम फिर एलएटी बनाओगे, तो एलएटी बनाओगे तो तुमको पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट कितना बुक करना है और पेमेंट क्या आ रहा है, बस इजीली बन गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे आराम से बन जाएगा। लेकिन मेरे भाई इस क्वेश्चन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम लोग बनाए हैं वो क्वेश्चन वैसे बनेगा ही नहीं, वो तुमको सिर्फ समझाने के लिए बना दिया गया है। केस 1 उसको करके क्या बोला गया है, व्हेन लेसर इज नॉट डीलर मैन्युफैक्चरर। क्वेश्चन का स्टार्ट में क्या बोला था, और डीलर लेसर एंटर्स इनटू 10 ईयर लीज। डीलर लेसर जहाँ पे लिख दिया ना, उसका कहने का मतलब है
कि लेसर का काम ही है, उसका कोर बिजनेस है कि वो एसेट को लीज पे देता है। लाइक फॉर एग्जांपल कैटरपिलर एक कंपनी है जो एसेट को लीज पे ही देती है, उसका काम है सिर्फ लीज पे देना। लेकिन अगर कोई टीचर है वो कोचिंग क्लास चलाता है लेकिन वो अपना टेबल अगर लीज पे दे रहा है तो उसका कोर बिजनेस नहीं है वो, राइट। तो अगर कोर बिजनेस नहीं है तो जैसे अभी हम लोग अकाउंटिंग किए केस 1 का वैसे अकाउंटिंग होगा। लेकिन अगर कहीं पे कोर बिजनेस है तो उसका अकाउंटिंग डिफरेंट होगा। जैसे जहाँ भी डीलर लेसर लिख दिया है, मैन्युफैक्चरर लेसर लिख दिया है, तो उसका अकाउंटिंग अलग होगा, ठीक है। क्यों होगा अलग भाई, एक बात बताओ, अगर नॉर्मल जो बिजनेस करते हैं उसका P&L अकाउंट कैसे बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट में देखोगे बाई सेल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट, परफेक्ट। लेकिन अभी हम लोग क्या किए हैं कि जो अभी केस 1 बना है उसमें क्या किए कि जो हमारा ईयर एंड पे जो इंटरेस्ट का जो इनकम हो रहा है सिर्फ P&L में वो लिख रहे हैं हम लोग। ऐसे तो एंट्री क्या दी है, डेटेड अकाउंट डेबिट टू PP, ये सारा बैलेंस शीट का आइटम गया। P&L में क्या जा रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट का इनकम, तो P&L के बाय इंटरेस्ट दिख रहा है। लेकिन अगर मेरा ये उनके लिए अच्छा है जो लीज दिए हैं लेकिन उनका नॉन कोर बिजनेस है कि अदर इनकम दिखा रहे हैं, लेकिन इसका कोर बिजनेस है, वो तो ऐसे नहीं दिखा सकता है कि इंटरेस्ट, उसको तो ऐसे दिखाना चाहिए कि हम लोग इतना रेवेन्यू आ रहा है आती से लीज से, मतलब उनके लिए सेल्स और उनका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है दोनों का जो डिफरेंस, तो वो GP आना चाहिए था। तो वैसे तो हम लोग नहीं किए हैं, तो वो करने के लिए सर क्या बोले हैं, उसका एंट्री सर क्या दिए हैं कि उसका नॉर्मल एंट्री होगा डेटर अकाउंट डेबिट या रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू PP। तो भाई सेम हो गया जैसे तुम अभी किया था, वो करो। लेकिन उसका फिर 2 पॉइंट बनेगा, डेटर के जस्ट नीचे लिखोगे COGS और टू PPE के नीचे लिखोगे टू सेल्स। लीज रिसीवेबल या डेटर रिसीवेबल, और जो डेटर है उसका तो अमाउंट नेट इन्वेस्टमेंट जाता है वो लिख दो, टू PP कैरिंग अमाउंट जाता है वो लिख दो। लेकिन COGS और तुम्हारा सेल्स में क्या लिखना है बताते हैं। पहले सेल्स का सुनो, सेल्स में तुमको लिखना है, सेल्स का मतलब होना चाहिए जो एक्चुअल रेवेन्यू आने वाला है, जो एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड हमको क्या है, एक तो लीज का रेंट हमको एक्सपेक्टेड है और जो GRV है वो एक्सपेक्टेड है, UGRV एक्सपेक्टेड नहीं है, राइट। तो जो एक्चुअल हमको एक्सपेक्टेड है वो हम लोग सेल्स लिखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल एक्सपेक्टेड हमको तो 8 लाख था, 5 लाख प्लस 3 लाख, मेरा वाला एग्जाम्पल में 8 लाख था, लेकिन वो तो 10 साल के बाद का है ना, हमको आज लिखना है। तो प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, नेट इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू है। तो नेट इन्वेस्टमेंट से जो नेट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ का प्रेजेंट वैल्यू है, लीज रेंट, GRV और UGRV, ये तीनों चीज़ का प्रेजेंट वैल्यू एडेड है। लेकिन UGRV तो हमको नहीं चाहिए, UGRV एक्सपेक्टेड नहीं है, तो UGRV का जो प्रेजेंट वैल्यू इसमें एडेड है ना उसको निकालना होगा। UGRV भले ही 1 लाख है तो हम लोग 1 लाख NI से नहीं निकाल देंगे, 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू NI में है, 1 लाख नहीं है NI में, 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू, तो 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा वाला अथी में क्वेश्चन में टू सेल्स कितना जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट है हमारा 1,10,000, उसमें से UGRV 7656 निकाल रहे हैं। एक्चुअल में UGRV हमारा कितना है, एक्चुअल में UGRV हमारा है 20,000, लेकिन हम लोग माइनस कितना कर रहे हैं 7656, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। NI खुद एक प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट है, तो प्रेजेंट वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे ना, परफेक्ट, समझ में आ गया। तो सेल्स हम लोग निकालेंगे NI माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV। तुमको 3 को पता चल गया, लीज रिसीवेबल कितना से जाएगा, इन्वेंट्री टू, और सुनो हम गलत बोल दिए थे, रिसीवेबल टू PP नहीं करना था, ये वाला में रिसीवेबल टू इन्वेंट्री करना होगा तुमको। रिसीवेबल में का अमाउंट तुम्हारा जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री का अमाउंट जो कैरिंग अमाउंट से गया है PP, वो कोर बिजनेस हमारा है PP देने का। तो जो PP हमारा PP हुआ ही नहीं, वो तो हमारा इन्वेंट्री हुआ, तो PP की जगह इन्वेंट्री लिख देंगे, कैरिंग अमाउंट पे जाएगा। सेल्स का अमाउंट तुमको पता चल गया, NI माइनस UGRV का प्रेजेंट वैल्यू, ठीक। बच गया COGS का अमाउंट कितना जाएगा, वो अमाउंट होगा कैरिंग अमाउंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV। कैरिंग अमाउंट मतलब जो PP का कैरिंग अमाउंट था वो माइनस UGRV। अब एक्चुअल इसका हमको लॉजिक नहीं पता है कि COGS का इतना माइनस क्यों करते हैं। ऐसा हो सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो COGS है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सेल्स में प्रॉफिट एडेड होता है, इसीलिए सेल्स में से X 100 प्लस 20 में से 100 जब माइनस करते हैं तो 20 ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो हो सकता है कि
ये जो 100 हम लोग निकाल रहे हैं उसका कैरिंग अमाउंट यहाँ ले लिया 100, इसमें से हम लोग माइनस कर रहे हैं यूजीआरबी जो नहीं आने वाला है, तो ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट लगा, तो वो कॉस्ट है। ठीक, परफेक्ट। और ईयर एंड पे एकदम सेम कैलकुलेशन और एंट्री लगेगा जो हम लोग केस 1 में निकाले थे। तो इसे समझ में आ रहा है। डीलर मैन्युफैक्चरर का जो क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पे कोर बिजनेस है, वहाँ पे नॉर्मल अकाउंटिंग होगा, दो चीज़ नया आएगा, क्या नॉर्मल अकाउंटिंग क्या होगा, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री पीपी की जगह, और यहाँ सीओजीएस आएगा, और यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, यहाँ पे तुम्हारा टू सेल्स आएगा। सेल्स का अमाउंट जाएगा एनआई माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी, टू इन्वेंट्री जाएगा कैरिंग अमाउंट, सीओजीएस में जाएगा कैरिंग अमाउंट माइनस यूजीआरबी, और तुम्हारा जो रिसीवेबल अकाउंट है वो तो तुम्हारा जाएगा एनआई। परफेक्ट, दिमाग में क्लियर। अगर इसको याद करने का तरीका जानना है तो एलआई जो पहला एंट्री है और सेल्स जो लास्ट है वो दोनों एनआई से लेके है। तुमको हर वक्त याद रहेगा कि जो रिसीवेबल होगा उसका अमाउंट एनआई जाएगा, तो सेल्स का अमाउंट कितना जाएगा, एनआई माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी, दोनों में एनआई है। ठीक, फिर रिसीवेबल के नीचे आता है सीओजीएस, सीओजीएस के जस्ट बाद क्या आता है आपका इन्वेंट्री कैरिंग अमाउंट पे है, तो सीओजीएस कितना पे जाएगा, कैरिंग अमाउंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी। ठीक है, नया चीज में जो दो नया चीज सीखे हैं उसमें से यूजीआरबी माइनस करना है। परफेक्ट, क्लीन। तो ये करने से, ये जो एंट्री दी है उस करने से हुआ क्या, एक्चुअल में क्या हुआ, जब तुम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे उस आदमी का, डीलर का, तो तुमको पता चलेगा कि सेल्स में तुम लिख रहे होगे तुम अपना 1,00,000 समथिंग, सीओजीएस में तुम 92 लिखोगे, तो जो दोनों का जो प्रॉफिट निकालोगे तो एग्जैक्ट उतना इक्वल आएगा जितना हम नॉन कोर बिजनेस वाला अपना इंटरेस्ट में लिख रहा था, 11,000। बाय बाय।